वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं साइटोस्केलेटन के विषय में। आज की वीडियो सेगमेंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के विषय में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। जैसा कि आप ये जो फिगर देख रहे हैं, ये किसका फिगर, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट का है। इंटरमीडिएट फिलामेंट भी साइटोस्केलेटन का एक पार्ट होता है जो क्या करते हैं, सेल का एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा बनाने के लिए क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर अ पार्ट ऑफ द साइटोस्केलेटन ऑफ मेनी यूकैरियोटिक सेल्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है ये साइटोस्केलेटन का ही भाग होता है और जो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलता है। खास तौर से ये एनिमल सेल्स में देखने को मिलेगा। These filaments averaging 10 nanometer in diameter and are more stable than the microfilaments। ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, अगर इसका हम इसका एवरेज अगर हम डायमीटर देखें, इसका जो शेप देखें, साइज देखें तो 10 नैनोमीटर डायमीटर का होता है। जैसा कि आप इस फिगर में देखिए कि जब ये एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, कैसा, एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर जब बना लेता है, बिल्कुल रोप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, तो इसके पूरे डायमीटर को आप देखेंगे तो इसका डायमीटर कितना होता है, 10 नैनोमीटर डायमीटर ये होता है। कितना, 10 नैनोमीटर डायमीटर को देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका डायमीटर कितना होता है, दीज फिलामेंट्स एवरेजिंग 10 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड आर मोर स्टेबल दैन द माइक्रोफिलामेंट। अगर इसकी स्टेबिलिटी देखी जाए, इसकी स्ट्रेंथनिंग देखी जाए तो ये माइक्रोफिलामेंट से ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड होता है ना। अर्थात ये कहाँ पाया जाता है, जहाँ हमारे मसल्स में टोनिसिटी ज़्यादा होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, खिंचाव जहाँ होता है, वहाँ इंटरमीडिएट फिलामेंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, अगर इसकी स्ट्रेंथनिंग देखी जाए, इसकी स्टेबिलिटी देखी जाए तो ये माइक्रोफिलामेंट से कहीं ज़्यादा स्टेबल होता है। एंड हेट्रोजिनस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द स्केलेटन, और ये हेट्रोजिनस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, हेट्रोजिनस स्ट्रक्चर होते हैं। जैसा कि आप लोग देखे थे कि जो माइक्रोफिलामेंट होते थे उसमें जी एक्टिन के क्या पाए जाते थे, अर्थात जी एक्टिन के मोनोमर्स में पाए जाते हैं, वो सब आपस में बाइंड होकर एक क्या बनाते थे, माइक्रोफिलामेंट बनाते थे। अर्थात वो जो होते हैं प्रोटीन स्पेसिफिक होते थे। माइक्रोट्यूब्यूल्स में हम लोगों ने देखा था कि अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन नाम के जो स्पेसिफिक सब यूनिट के प्रोटीन होते थे वो सब मिलकर क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन यहाँ कोई स्पेशल प्रोटीन स्पेसिफिक नहीं होता, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स मिलकर बनाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर, अर्थात स्केलेटन इसमें पाए जाते हैं। कैसे स्केलेटन पाए जाते हैं, हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ये माइक्रोफिलामेंट का निर्माण, इंटरमीडिएट फिलामेंट का निर्माण करते हैं। तो ये कैसे होते हैं, हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर बनाते हैं। लाइक एक्टिन फिलामेंट दे फंक्शंस इन अ मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप बाय बियरिंग टेंशन, दैट इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स बाय द कंट्रास्ट रेजिस्ट कंप्रेशंस but can also bear tension during the mitosis and during the positioning of the centrosomes। ये क्या होते हैं, अगर इनके फंक्शन की बात करें तो जिस प्रकार से आप माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट में देखे थे, ठीक इसी प्रकार से ये भी क्या करते हैं, ये सेल को एक शेप प्रदान करते हैं। जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि सेल का जो एक स्ट्रक्चर होता है, जो एक ढांचा होता है, एक सांचा जो बनाते हैं, ये सभी साइटोस्केलेटन मिलकर बनाते हैं, चाहे वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हो, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक सांचा बनाते हैं और उसी पर सेल क्या करता है, अपना एक स्ट्रक्चर शो करता है, एक अपना शेप देता है। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार से ये भी क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर देते हैं, एक शेप देते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है कि ये इंटरमीडिएट फिलामेंट वहाँ पाए जाते हैं जहाँ टॉर्सन ज़्यादा होता है, जहाँ स्ट्रेस ज़्यादा होता है, वहाँ इनकी संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑर्गेनाइज द इंटरनल ट्राई डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ट्राई डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, ट्राई डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। ठीक, एंकरिंग ऑर्गेनल्स एंड सर्विसिंग एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियर लेमिना। और अगर ये हम देखें तो ये क्या, अगर स्ट्रक्चरल हम ये इनका देखें तो ये अपना जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये ज़्यादा संख्या में कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो न्यूक्लियस लेमिना होता है वहाँ पाए जाते हैं। अर्थात न्यूक्लियर लेमिनर पार्ट पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं और अपने क्या करता है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। जो न्यूक्लियर लेमिना बनाने का फॉर्मेशन काम करते हैं, वो कौन करते हैं, ये यही करते हैं। इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर लेमिना बनाने का काम करते हैं। तो ये स्ट्रक्चरली ज़्यादा सपोर्ट कहाँ करेंगे, न्यूक्लियस के आसपास।
दे आल्सो पार्टिसिपेट इन सम सेल टू सेल एंड सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन। ये और कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं? सेल टू सेल और सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन पर भी ये अपना बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं। इनका ज़्यादा रोल कहाँ होता है? सेल टू सेल एज वेल एज द सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन के लिए भी होता है। न्यूक्लियर लेमिना एग्जिस्ट इन ऑल एनिमल्स एंड ऑल टिश्यूज़। जैसा कि मैंने बताया, जो न्यूक्लियर लेमिना होते हैं ये सभी एनिमल सेल्स या उनके टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। तो इनकी अगर हम देखें कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं इनकी बहुत अधिक संख्या कहाँ देखने को मिलती है? न्यूक्लियर लेमिना में देखने को मिलता है। ऐसे जगह पर देखने को मिलता है जहाँ टॉर्सन अधिक होता है, जहाँ स्ट्रेस अधिक होता है, जहाँ स्ट्रेंथनिंग अधिक होती है, खिंचाव अधिक होता है। तो क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं ये माइक्रोफिलामेंट से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बहुत स्ट्रांगली बाउंड करते हैं। इसलिए जहाँ टोनिसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ स्ट्रेंथनिंग ज़्यादा होगी, जहाँ टॉर्सन अधिक होता है वहाँ इनकी संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सम एनिमल्स लाइक द फ्रूट फ्लाई डू नॉट हैव एनी साइटोप्लाज्मिक इंटरमीडिएट फिलामेंट। कुछ एनिमल्स जैसे फ्रूट फ्लाई की बात कर रहा है तो फ्रूट फ्लाई में किसी प्रकार का कोई साइटोप्लाज्मिक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नहीं पाया जाता है। अगर इनके पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा कहाँ होती है बच्चों? साइटोप्लाज्म में, अर्थात सबसे ज़्यादा ये साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं। तो कह रहा है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, क्योंकि ये एनिमल्स में ही पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जहाँ साइटोप्लाज्मिक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देखने को नहीं मिलते, और वो कौन है? फ्रूट फ्लाई में देखने को नहीं मिलते। In those animals that express cytoplasmic intermediate filaments, these are tissues specific। और ऐसे एनिमल्स जिनके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द साइटोप्लाज्मिक इंटरमीडिएट फिलामेंट में, वो टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं। अर्थात जो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट पाए जाते हैं हर एक टिश्यूज़ में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं और उनका नाम वो टिश्यू स्पेसिफिक भी होता है। हर एक टिश्यू में अलग अलग ढंग के इंटरमीडिएट फिलामेंट देखने को मिलते हैं। Keratin intermediate filament is epithelial cells प्रोवाइड प्रोटेक्शंस फॉर द डिफरेंट मैकेनिकल स्ट्रेस द स्किन में इंड्योर। देखिए बहुत कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो कीरेटिन अर्थात कीरेटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वो इपिथेलियल सेल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कीरेटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वो इपिथेलियल सेल में पाए जाते हैं, जो उनको मैकेनिकल सपोर्ट के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो इपिथेलियल सेल में पाए जाने वाले जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं उनको हम कीरेटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट के नाम से जानते हैं। और ये क्या करते हैं? उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, है ना? क्या? एक मैकेनिकल प्रोटेक्शन है, मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द आर्गन अगेंस्ट मेटाबॉलिक ऑक्सीडेटिव एंड केमिकल स्ट्रेस। ये और भी क्या करते हैं? किसी भी आर्गन को ऑक्सीडेटिव, मेटाबॉलिक और केमिकल स्ट्रेस से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अर्थात किसी भी मेटाबॉलिक, किसी भी ऑक्सीडेटिव, किसी भी केमिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट आर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का भी काम कौन करते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट करते हैं। ठीक। Strengthening of epithelial cells with these intermediate filaments may prevent onset of apoptosis or cell death by reducing the probability of the stress। अर्थात कह रहा है कि जब कभी हमारे अंदर एपोप्टाइसिस होने लगती है, सेल अपने आप डेथ करने लगते हैं, मरने लगते हैं, तो उनके प्रोबेबिलिटी को, उसकी संभावना को कम करने का काम करते हैं। अर्थात उसको कम करने के लिए इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होते हैं? बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर देते हैं। जहाँ उनको मजबूती चाहिए तो ये जाकर स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सेल होती हैं वो डेथ नहीं कर पा जाती हैं। अर्थात उनके एपोप्टाइसिस की जो टेंडेंस है, अर्थात उसकी जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो कम हो जाती है। एपोप्टाइसिस की प्रोबेबिलिटी को कम करने के लिए भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, बहुत ज़्यादा उसका रोल होता है। ठीक। अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरमीडिएट फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखिए, जब एक होता है तो इसको हम मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमर। देख रहे हैं ना, मोनोमर। इसका देखिए दो एंड होता है, एक एन टर्मिनल होता है, दूसरा सी टर्मिनल होता है। एन टर्मिनल के तरफ क्या होता है? अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है, और सी टर्मिनल की ओर क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है। तो देखिए ये मोनोमर है। और जब दो आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको हम क्या करते हैं? डाइमर कहते हैं। और फिर जब चार आपस में जुड़ जाते हैं, अर्थात दो, देखिए दो, अर्थात ये रस्सी जैसी संरचना, रोप जैसी संरचना बनाते हैं। इस प्रकार से जब चार आपस में मिल गए, देखिए इसको टेट्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रामर। और फिर ये आपस में दो टेट्रामर कॉइल्ड हो गए हैं, और इस प्रकार से ये असेंबल होकर, कंपोज होकर एक ऐसी संरचना बनाते हैं, एक रोप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिनका क्या होता है? डायमीटर अगर हम देखें तो 10 नैनोमीटर डायमीटर हो जाता है। इस प्रकार के जो रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्विस्टेड फिलामेंट होता है, ये
8 टेट्रामर के बनते हैं। कितने? 8 टेट्रामर आपस में मिलकर एक इंटरमीडिएट फिलामेंट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और जिनका डायमीटर हम कितना देखते हैं? 10 नैनोमीटर डायमीटर देखते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा टेंसाइल होते हैं, इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग होती है, क्योंकि ये स्टेबल ज़्यादा होते हैं। किसकी? माइक्रो फिलामेंट की अपेक्षा इंटरमीडिएट फिलामेंट ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली बाउंड करते हैं। ठीक, तो इनकी स्ट्रेंथनिंग क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये है स्ट्रक्चर मोनोमर, मोनोमर से फिर डाइमर बनते हैं, डाइमर से टेट्रामर, टेट्रामर के बाद क्या होते हैं? ये ऑक्टामर बना लेते हैं। मतलब 8 टेट्रामर आपस में मिलकर ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये इनका क्या है? ये इनका स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर, अर्थात ये इनका क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट का एक स्ट्रक्चर है, कैसे ये बनता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट आर मोस्ट कॉमनली नोन एज द सपोर्ट सिस्टम और द स्कैफोल्डिंग ऑफ द सेल एंड न्यूक्लियस वाइल आल्सो प्लेइंग अ रोल इन सम सेल फंक्शन। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का जो मोस्ट कॉमन रोल होता है वो क्या होता है? सपोर्ट सिस्टम के लिए, अर्थात ये एक मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ये केमिकल सपोर्ट देते हैं, एक मेटाबॉलिक सपोर्ट देते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं? सपोर्ट देने के लिए होते हैं। अर्थात जहाँ हमको ज़रूरत पड़ती है स्ट्रेंथनिंग की, जहाँ टॉर्सन्स की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट पहुँचते हैं और उसको सपोर्ट देने का काम करते हैं। तो इनका मेन काम क्या होता है? सपोर्ट सिस्टम के लिए काम करते हैं, अर्थात इसके फोल्डिंग के लिए काम करते हैं। और दूसरा इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल एंड न्यूक्लियस के लिए, क्या करते हैं? ये सेल फंक्शन के लिए इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। अर्थात सेल और न्यूक्लियस के, जैसा कि मैंने बताया, ये न्यूक्लियर लेमिना में पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियस को भी सपोर्ट देने का काम करते हैं, उसको बांधे रखने का काम कौन करते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इन कॉम्बिनेशंस विद प्रोटीन एंड डेस्मोसोम्स द इंटरमीडिएट फिलामेंट फॉर्म सेल टू सेल कनेक्शन एंड एंकर द सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो क्या करते हैं, प्रोटीन और डेस्मोसोम की सहायता से ये आपस में जुड़कर, कौन कौन? प्रोटीन और डेस्मोसोम आपस में जुड़कर सेल टू सेल कनेक्शन या सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? सेल टू सेल जंक्शन या तो सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन बनाने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन एज वेल एज द डेस्मोसोम्स। ठीक, that are used to messaging between the cell as well as the vital functions of the cells। और ये सब क्या करते हैं? सेल का एक वाइटल फंक्शन करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कराने का काम करते हैं। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसके लिए? मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, केमिकल सपोर्ट के लिए, और क्या करते हैं? ये सेल टू सेल जंक्शन के लिए एज वेल एज द सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन के लिए इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। दीज कनेक्शन अलाउ द सेल टू कम्युनिकेट थ्रू द डेस्मोसोम्स टू मल्टीपल सेल्स टू एडजस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू बेस्ड ऑन द सिग्नल फ्रॉम द सेल्स इन्वायरमेंट। अर्थात ये सेल सिग्नलिंग के लिए भी इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अर्थात सेल टू सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है इसके लिए भी इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। म्यूटेशन इन द intermediate filament protein have been shown to cause serious medical issues such as the premature aging, Desmin mutation, compromising organs, अलेक्जेंडर डिजीज़ एंड द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। देखिए, अगर इसमें म्यूटेशन आ जाता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट में अगर किसी म्यूटेशन आ जाता है, अर्थात इसमें कोई जीन अगर म्यूटेंट हो जाता है और ये प्रोटीन कोड नहीं करते फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तो क्या हो जाता है? वहाँ कुछ मेडिकल इश्यूज़ आ जाती हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ पनप जाती हैं हमारे शरीर में जो किसकी वजह से होती है? अर्थात कोई ना कोई जीन म्यूटेंट हो जाने की वजह से, अर्थात वो रिस्पॉन्सिबल जीन म्यूटेंट हो जाता है जिसकी वजह से इंटरमीडिएट फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है, वो प्रोटीन कोड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कुछ मेडिकल इश्यूज आ जाती हैं। वो कौन है? प्रीमेच्योर एजिंग, अर्थात समय से पहले बुढ़ापापन जो हो जाता है ना। डेस्मिन म्यूटेशन, या फिर हमारा कोई ऑर्गन जो होता है वो क्या हो जाता है? कंप्रोमिसिंग हो जाता है, या फिर अलेक्जेंडर डिजीज, या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसमें हमारी मांसपेशियां सूखने लगती हैं, जो सूख जाती हैं और हमको लकवा जैसी बीमारी हो जाती थी। इन सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है? म्यूटेशन होता है। और ये कौन सा जीन अगर आई या प्रोटीन जो होता है म्यूटेंट हो जाएगा तो वो कोड नहीं करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? ये सब बीमारियां हो जाती हैं, कुछ मेडिकल इश्यूज आ जाती हैं, जैसे प्रीमेच्योर एजिंग, समय से पहले बुढ़ापापन, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाए, अर्थात शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, मांसपेशियाँ झूल जाएंगी, लटक जाएंगी, समय से पहले एजिंग दिखने लगेगा। तो ये सब कारण बन जाते हैं किसकी वजह से? अर्थात हमारा जब इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं बन पाएगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाने वाला जो जीन है वो क्या हो जाएगा? म्यूटेंट हो जाएगा, अर्थात IF प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो डिफरेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट, अब देखिए मैंने बताया था कि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वो टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं, अलग अलग टिश्यूज़ में अलग अलग प्रकार के इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। तो आइए बात करते हैं। डिफरेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट आर मेड ऑफ वाइमेंटीन
वाइमेंटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट आर इन जनरल प्रेजेंट इन द मेसोकाइमल सेल। तो ये देखिए ये मेसेनकाइमल सेल में पाए जाते हैं कौन से, अर्थात ये जो वाइमेंटिन्स होते हैं। तो वाइमेंटिन्स क्या होते हैं, ये एक प्रकार के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं जो कहाँ देखने को मिलते हैं, मेसेनकाइमल सेल में देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने बताया था कि केराटिन जो होता है, केराटिन इंटरमीडिएट सेल कहाँ देखने को मिलता था, एपिथेलियल सेल्स में देखने को मिलता है। वैसे ये कहाँ यहाँ देखिए लिखा गया द केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इज प्रेजेंट इन जनरल इन द एपिथेलियल सेल्स। केराटिन फिलामेंट जो केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट कहाँ देखने को मिलेंगे, एपिथेलियल सेल्स में देखने को मिलते हैं। न्यूरोफिलामेंट्स, जो न्यूरोफिलामेंट्स होते हैं ये न्यूरल सेल्स में देखने को मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलते हैं, तो मैंने बताया ना कि ये टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं, अलग अलग टिश्यूज़ में अलग अलग नाम से ये पाए जाएंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट। और सबके जगह इनका काम क्या होगा, मैकेनिकल सपोर्ट, केमिकल सपोर्ट एज वेल एज द टॉर्सन्स के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए ना, मजबूती से पकड़ने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल होता है। चौथा क्या है, मेड इन लेमिना गिविंग द स्ट्रक्चर सपोर्ट ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप। जैसे मैंने बताया ना कि न्यूक्लियर इन्वेलप बनाने के लिए क्या होता है, जो न्यूक्लियर लेमिना का फॉर्मेशन होता है वो ड्यू टू द इंटरमीडिएट फिलामेंट की वजह से होता है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट का कहाँ एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप। तो जो न्यूक्लियर इन्वेलप बनता है उसका स्ट्रक्चर जो बनता है, इसका जो फ्रेमवर्क बनता है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट का होता है। ठीक, पाँचवा अगर हम देखें मेड ऑफ डेस्मिन, ये डेस्मिन का फॉर्मेशन करते हैं, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द मस्कुलर सेल्स। जैसा कि मैंने बताया जो मस्कुलर सेल्स होते हैं उनके लिए जो स्ट्रक्चर और मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं वो डेस्मिन्स होते हैं, और डेस्मिन्स इन द फॉर्म ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट। अर्थात जो मसल सेल्स के अंदर पाए जाने वाले इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं उनको हम डेस्मिन्स कहते हैं। तो डेस्मिन क्या करते हैं, ये हमारे मांसपेशियों को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। आइए अगर हम फंक्शंस की बात करें, व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो इनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। पहला है मेम्ब्रेन मैकेनिकल सपोर्ट, दैट इज द न्यूक्लियर इनर मेम्ब्रेन लाइंड विद द लेमिना ए एंड लेमिना सी एंड ऑर्गेनाइज न्यूक्लियर कंटेंट। अर्थात न्यूक्लियर इन्वेलप बनाने के लिए यहाँ जो इंटरमीडिएट फिलामेंट पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द लेमिना ए एंड लेमिना सी। तो लेमिना ए और लेमिना सी जो है ये मिलकर क्या करते हैं, एक न्यूक्लियर इन्वेलप बनाने का काम करते हैं और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, अर्थात हमारे मेम्ब्रेनस सपोर्ट के रूप में काम करते हैं। दूसरा इंसिस्टोसॉल, दे फॉर्म इंटरनल फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द सेल एंड एड रेजिलेंस ऑफ द सेल्स। अर्थात ये साइटोसोल के अंदर इंटरनल फ्रेमवर्क बनाने का काम करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जितने भी साइटोस्केलेटन होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें, माइक्रोफिलामेंट की बात करें, इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें, तो ये सब क्या करते हैं, एक इंटरनल फ्रेमवर्क बनाने का काम करते हैं जिस पर हमारा सेल का स्ट्रक्चर दिखता है, हमारे सेल का ढांचा दिखता है। तीसरा क्या है, they form the connecting network for cell attachment to their extracellular matrix through हेमिडेस्मोसोम्स एंड सेल टू सेल एडहेशन थ्रू द डेस्मोसोम्स। जैसे मैंने बताया ना कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स और डेस्मोसोम मिलकर क्या करते हैं, एक सेल टू सेल जंक्शन बनाते हैं या सेल टू मैट्रिक्स कनेक्शन बनाने का काम करते हैं। तो इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, सेल टू सेल एज वेल एज द सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन बनाने के लिए। और ये कैसे होता है, ये डेस्मोसोम और प्रोटीन दोनों मिलकर काम करते हैं। दे फॉर्म द इंटरकनेक्टिंग लिंक बिटवीन द साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन के बीच में इंटरकनेक्टिंग लिंक का भी ये काम करते हैं, है ना। अर्थात तीनों साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एज वेल एज द इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये तीनों क्या होते हैं, आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, एक इंटरकनेक्टिंग लिंक बनता है और ये इंटरकनेक्टिंग लिंक बनाने के लिए इंटरमीडिएट फिलामेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये क्या करते हैं, इनका मेन रोल यहाँ भी होता है। अर्थात सभी साइटोस्केलेटन आपस में इंटरलिंक होते हैं, ये अलग नहीं होते हैं। तीनों के तीनों जितने भी तीनों हैं, अर्थात माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये आपस में इंटरकनेक्टिंग लिंक बनाने का काम करते हैं। इसमें भी इंटरमीडिएट फिलामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो आज की वीडियो सेगमेंट में बच्चों हम लोगों ने इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ साथ पूरे साइटोस्केलेटन को समाप्त कर लिया है। उम्मीद है बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपको अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो।